चलो बेटा आज हम करते हैं जो कंप्लीट करना है हमने सेकंड पार्ट पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा। जहां से हमने छोड़ा था वो कौन सा एरिया था? हमने बॉडी वॉल को एंड टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द पॉरीफेरा हमने उसको डिस्क्राइब किया था, अच्छे से डिस्क्राइब किया था। नाउ आज जो है अब आगे चलते हैं उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आज किसकी बात करेंगे हम? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑल दोज सिस्टम्स। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे जो पहला आज हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसका करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखो मैंने इसीलिए आपको वो जो सेल्स करवाए थे, टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट्स, वो इसीलिए करवाए थे ताकि अब आपको इजी हो। देखो अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? अब कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, ऑर्गन्स तो नहीं होते, लेकिन अब इसका डाइजेशन कैसे होती है? रिमेंबर दिस, द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड इंजेस्टिव। या हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज होलोजोइक, इंजेस्टिव और होलोजोइक, फुली एनिमल लाइक, फुली एनिमल लाइक। अब देखो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रा का मतलब है, हम इसको सेपरेटली लेंगे लेकिन यहां हम इतना समझ लेते हैं, इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन एंड सेलुलर मीन्स सेल, विद इन द सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है। और इंजेस्टिव है, इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड। इंजेस्टिव का मतलब क्या है? जैसे हम इंजेस्ट करते हैं, होलोजोइक, फुली एनिमल लाइक, तो ये ध्यान रखिएगा, इंट्रासेलुलर, इंजेस्टिव, होलोजोइक। इसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है? हमने पढ़ा था, देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब कैसे होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स? कौन करता है? इट इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल पढ़ा था हमने, ट्रोफोसाइट्स, ये करते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है? ट्रोफोसाइट्स का एक और काम है पार्शियल डाइजेशन, डाइजेशन भी करते हैं। और इसके साथ कौन से सेल्स मिलते हैं? पार्शियल डाइजेशन, इसके साथ एक और सेल्स काम करते हैं, दोज आर क्वानोसाइट सेल्स। देखिए ये जो दो सेल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी पार्शियल डाइजेस्टेड फूड आता है, कहने का मेरा पार्शियल डाइजेशन का मतलब वो नहीं था कि ये पार्शियल डाइजेशन करते हैं, कहने का मतलब ये है, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, और इन सभी को ये क्या करता है? इनटू फुली डाइजेशन, फुल डाइजेशन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो देखो जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, उसको कॉनोसाइट्स और ट्रोपोसाइट्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसको फुली डाइजेस्ट करते हैं और बाकी सेल्स के पास भेज देते हैं। दे ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू अदर सेल्स। तो ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले डिस्क्राइब किया है। इसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? वो है सिंपल, कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, सो रेस्पिरेशन इज एरोबिक, याद रखिएगा एरोबिक है, एंड बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन हम जानते हैं, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन until the equilibrium is attained, है ना? हमने ये पढ़ा है,
छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक कॉर्नर पे हम कोई परफ्यूम को स्प्रे करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो खुशबू जो है पूरे रूम में फैल जाती है। तो कहने का मतलब है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ थी वहाँ से पूरे रूम में इक्वल खुशबू फैल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पे आएगी किसी जगह पे नहीं आएगी, जब रूम में आएगी तो इक्वल खुशबू आएगी। तो इसी तरह से ये जो रेस्पिरेशन है वो भी कैसे होती है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। आप जानते हैं हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट टाइम, वो हम स्ट्रक्चर भी अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने देखा था कि मटेरियल इनहेलेंट पोर से अंदर आ रहा है और एक्सहेलेंट से बाहर जा रहा है। उसी के साथ रेस्पिरेशन होती है थ्रू द वाटर करंट। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, द वाटर करंट। उसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज आ जाती है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो तीसरा सिस्टम क्या है इसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या है, इट इज ऑलवेज बाय अगेन सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ भी क्या है, सिंपल डिफ्यूजन ही काम करती है बेटा। और याद रखिए द स्पॉन्जेस secrete, और सॉरी secrete नहीं, एक्सक्रीट कहूंगा मैं, एक्सक्रीट अमोनिया। ये अमोनिया है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक्स या अमोनोटैलिक्स भी कहा जाता है। सो ये याद रखिए, ये भी टर्म याद रखिए तो क्लियर रहेगा, याद रहेगा। वो क्या, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, अमोनियोटैलिक्स। अब सर्कुलेशन कैसे होती है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या इसमें कोई हार्ट वगैरह कुछ है, नथिंग। तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें देखा जाए तो एब्सेंट है, ऑर्गन्स कुछ नहीं है। लेकिन अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, देखिए इट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेल्स। सर्कुलेशन कौन करता है, ट्रोपोसाइट्स एंड कोआनोसाइट्स करते हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यहां भी हम ऐसा लिख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और हमें सेल्स का पता होना चाहिए कि वो सेल्स कौन से हैं, कोआनोसाइट्स एंड ट्रोपोसाइट्स। सर्कुलेट करते हैं कि नहीं, पहले ही कह दिया। तो सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स की बात करें। उसके बाद जब हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं तब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, इट इज नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम कैसा है, एब्सेंट। नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, देयर इज नो नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। किसी तरह के कोई भी नर्व सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो फिर तो हमने पहले ही क्या दिया, दे हम बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को देखना है कि नर्वस सिस्टम क्या है, एब्सेंट, नो नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। तो यहां हम लिख देते हैं नो नर्व सेल्स। लेकिन फिर एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमने एक चीज कहा था, दो तरह के सेल्स हैं इसमें, मायोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स। ये दोनों सेल्स इसमें होते हैं और ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, दे शो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। दे शो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए हमने कहा कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि कंट्रैक्ट होते हैं किसी भी चीज के आने या जाने से। ये थोड़ा सा ये अपना शो, क्योंकि क्योंकि ये जो दो सेल्स हैं मायोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स, दे हैव a contractile property, otherwise no nerve cells, nothing else, no such nervous system with CNS and PNS, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन मोस्टली इसमें कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
और सेक्सुअल भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेक्सुअल कम, मोस्टली ए सेक्सुअल। और ए सेक्सुअल में हमारी कौन सी हमारी रिप्रोडक्शन जो ए सेक्सुअल में होती है, दैट इज नंबर 1 इज फ्रैगमेंटेशन। हम ये पढ़ चुके हैं फ्रैगमेंटेशन, 12th में इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रैगमेंटेशन क्या है? कोई चीज जैसे रीजनरेशन। स्पॉन्जेस हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर स्पॉन्जेस मसल भी जाए ना, जिसमें तक क्रश भी हो जाए, तब भी ये डेवलप हो जाता है। इनमें इतनी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? कोई मान लेते हैं कोई मैकेनिकल इंजरी होगी या कोई पार्ट खराब हो गया, तो वो अलग हो गया बॉडी से, वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा, वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो नया स्पॉन्ज, ऐसा भी होता है वो पूरे का पूरा नया स्पॉन्ज बन जाता है। तो इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है भाई, ये ध्यान रखिएगा फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है हमारी एक्सटर्नल बडिंग। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक्सटर्नल बडिंग में हम जानते हैं एन आउटग्रोथ इज फॉर्म। बॉडी के बाहर क्या है? एक आउटग्रोथ बनती है। जैसे ये मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है और यहां पर क्या है, इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटग्रोथ। माइटोसिस होती है एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड। और ये एक्सटर्नली बन रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल बडिंग। और यही फिर डेवलप होगा एंड इट फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल, एक बड़ा इंडिविजुअल बन जाएगा। बाद में ये सेपरेट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है और साथ भी रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्पॉन्जेस आर सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनियल। हमने सॉलिटरी की एग्जांपल दी थी, यूफ्लेक्टेला दी थी, तो ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद एक और आता है जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज, यहां कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है हमें। इट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। और हमने 12th में आपने जेम्यूल फॉर्मेशन को बड़े ही डिटेल में पढ़ना। जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो इट इज इंटरनल बर्ड। जेम्यूल्स ये क्या होते हैं? दीज आर इंटरनल बर्ड्स। ये बॉडी के अंदर बनते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं। एग्जाम्पल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन द एग्जाम्पल। इट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में इंटरनल बर्ड्स बनते हैं। जेम्यूल क्या है? याद रखिए बेटा, फिर से बोल रहा हूं, इट इज इंटरनल बर्ड। इट इज इंटरनल बर्ड, बॉडी के अंदर बनता है। कैसे बनता है आपको पता है? देखिए यहां पर आपके एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर क्या है? देयर इज द डिवीजन ऑफ सेल्स एंड these cells are basically undifferentiated totipotent cells which are known as आर्कियोसाइट सेल्स। आपको मैंने बताया था आर्कियोसाइट सेल के बारे में। और ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या करते हैं? दे डिफरेंशिएट इनटू गैमीट्स। ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या हैं? गैमीट्स है बेसिकली। लेकिन कोई भी इंटरनल बर्ड कब बनता है? व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशंस। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस दिस जेम्यूल फॉर्मेशन ऑकर्स। ये फर्क है एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी। समझ आया? कब होगा ये? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये याद रखिएगा भाई, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब ये जो सेल्स है, दीज आर आर्कियोसाइट सेल्स। और इसके बाहर क्या है? जब फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, देखो जब फेवरेबल कंडीशंस बनेगी तो होगा क्या? इसी के साथ ले लेता हूं। तो यहां क्या है? ये एक ओपनिंग बन जाती है। Whenever the favorable conditions come, they form an opening known as micropyle.
और ये माइक्रोपाइल कब होगा? व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशंस। यानी अब क्या होगा, ये आर्कियोसाइट सेल्स, ये जो यहां दिखाई दे रहे हैं, these archaeocyte cells come out and form a new sponge during favorable conditions। और ये किसका स्ट्रक्चर है? और यहां क्या होते हैं, there are also present some structures known as spicules। तो spicules भी यहां बनते हैं, the protective structures। तो आप देख रहे हो ये क्या बना, इस बर्ड की प्रोटेक्शन चाहिए तो ये स्पिक्यूल्स उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है आपको? जेम्यूल फॉर्मेशन जो तीसरी टाइप है ये सेक्सुअल की, और चौथी क्या है, चौथी एक और बनती है, हम उसको भी लिख लेते हैं, दैट इज रिडक्शन बॉडीज। देखिए रिडक्शन बॉडीज भी बनती है, और ये कब बनती है? देखिए इसमें और इसमें यही फर्क है, दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, लेकिन फर्क क्या है? देखो वही चीज बताने लगा हूं, फर्क क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट द रिडक्शन बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस। एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लियर बेटा? वो भी अनफेवरेबल कंडीशंस है, बट स्लाइड हम ऐसा कह सकते हैं, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस। तो रिडक्शन बॉडीज जो है इनका प्रोसेस कुछ और होता है। मानो एक पार्ट कोई खराब हो गया, वो अलग हो जाएगा, एंड इट रोल्स लाइक ए बॉल। कैसे रोल करता है? बॉल की तरह रोल करता है, एंड इट फॉर्म्स सर्टेन टाइप्स ऑफ लेयर। अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है, इसके अंदर सेल्स बनते हैं, सेल्स के बाहर एक लेयर बन जाती है, अंदर एमिकोसाइट्स है, बाहर एक लेयर बन गई, एंड दैट इज रिडक्शन बॉडीज। सर्कुलर बॉडीज, बॉल लाइक बॉडीज आर फॉर्म एंड दे डेवलप इनटू, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो बॉल लाइक बॉडीज क्या बन जाएंगी? दे डेवलप इनटू स्पॉन्ज। और इस तरह की बॉडीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन बॉडीज। तो ये चार तरह से क्या है, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन सी है बेटा? फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड रिडक्शन बॉडीज। सेक्सुअल जो आपको दिख रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यही कर लेते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट ऑकर्स इन यूस्पोंजिया। देखिए एग्जांपल्स याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यूस्पोंजिया में, इट इज द यूस्पोंजिया जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड रिमेंबर, बाकी जितने भी आपको स्पॉन्जेस दिख रहे हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे वो स्काइफा है, साइकॉन है, ल्यूकोसोलिनिया है, यूब्लेक्टेला है, ये सभी क्या है? बाइसेक्सुअल, यानी मोनोएशियस है। लेकिन ये जो है जिसका मैंने यहां लिखा है, आपको पता है यूस्पोंजिया का एक और कैरेक्टर मैंने आपको कहा था, एंड व्हाट वाज दैट? इट हैज मल्टीपल ऑस्टिया एंड मल्टीपल ऑस्क्यूलम्स। ये भी इसका एक बहुत नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी चीज यहां यूस्पोंजिया क्या है? इट इज डायोएशियस, यानी यूनिसेक्सुअल। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। यहां इसे हम क्या कहते हैं? डायोएशियस। ये याद रखिएगा, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है? मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। डायोएशियस का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, और यूनिसेक्सुअल जिसे हम कहते हैं। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, दैट इज द फर्टिलाइज। मेल एंड फीमेल स्पर्म्स तो फॉर्म होंगे, गैमीट्स तो बनेंगे। गैमीट्स किससे बनेंगे? आर्कियोसाइट सेल से। आर्कियोसाइट सेल ही गैमीट्स बनाएंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? ये भी याद रखिए, इंटरनल, बॉडी के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। It is the fertilization which occurs internally, not externally. Remember. एक और जो point, another, that is development. ये भी बहुत important point है। देखिए डेवलपमेंट दो तरह की होती है, या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जैसे जाइगोट बनेगा,
या एग होगा, एग से सीधा इंडिविजुअल, बीच में कोई स्टेजेस नहीं आएंगे, नो इंटरमीडिएट स्टेजेस, नो इंटरमीडिएट स्टेजेस, दैट इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां बीच में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जहां पर बीच में लार्वल स्टेज आती है, बीच में एक लार्वल इमैच्योर स्टेज आती है, उसे हम कहेंगे, यानी जो एडल्ट है वो डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। सच ए लाइफ साइकिल इज नोन एज इनडायरेक्ट, वेयर द लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट, सिंपल सी बात। डायरेक्ट डेवलपमेंट आप कह सकते हो सच ए डेवलपमेंट वेयर नो लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या कहोगे, वेयर द लार्वा इज प्रेजेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सी होगी, वेयर द लार्वा इज प्रेजेंट। तो यहां क्या है, डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट, यानी लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा होगा, और लार्वा इसमें दो तरह के होते हैं, एक हॉलो, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, चाहे वो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हॉलो एम्फीब्लास्टुला लार्वा, note on this name, larva in Sycon, and दूसरा जो होता है that is solid parenchyma larva in Leucosolemia। तो देखिए एग्जाम्पल भी साथ साथ आ रही हैं, दो तरह के लार्वे आपने देख लिए, एक तो हॉलो है, अंदर से खाली है, ठीक है, हॉलो इसीलिए कहते हैं हम, वो अंदर से खाली है, दैट इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा इन साइकॉन, और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज पेरेंकानुला लार्वा इन ल्यूकोसोलीनिया। क्लियर, क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर लास्ट में जो एक चीज में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स व्यू से हटकर आपको दिखाना चाहता हूं, वो क्या है, दैट इज, ये आप अपने एग्जाम के लिए, तो चलो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, मैं एक चीज आपको यहां पर नोट डाउन करवाना चाहूंगा, द क्लासेस। देखिए इसमें तीन तरह की क्लासेस है, तीन क्लासेस है इसकी। तो तीन क्लासेस क्या है, पहली कैलकेरिया, क्लास कैलकेरिया, दूसरी जो क्लास है दैट इज हेक्साएक्टिनेलिडा, और तीसरी जो क्लास है दैट इज डेमोन्स्पोंजिए, डेमोन्स्पोंजिए, SPONGIAE। अब कैलकेरिया की जो एक मेन बात मैं आपको बता दूं, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, इट इज मैरीन। हेक्साएक्टिनेलिडा इट इज ऑल्सो मैरीन, बट अगर डेमोन्स्पोंजिए देखें, ये है बोथ मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। और इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की हमने एक एग्जांपल भी की थी, इट इज आवर स्पॉन्जिला, इज आवर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। याद रखिए कौन सी है फ्रेश वाटर, स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब दूसरी यहां एक और चीज, इट इज स्पिक्यूल्स कैसे हैं, कैलकेरियस, मींस कैल्शियम के बने हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। दूसरी चीज यहां पर सिलिक्वस, सिलिका के बने हैं, और यहां पर भी सिलिक्वस है। क्लियर बेटा। तो ये मेन पॉइंट्स, यहां कोई ज्यादा मैं वो नहीं बताना चाहता, एग्जांपल्स याद रखिए खास तौर पे कैलकेरिया के एग्जांपल्स। देखिए साइकॉन, देन देयर इज ल्यूकोसोलीनिया, ये दो एग्जांपल बेटा याद रखिएगा।
साइगोन एंड ल्यूकोसोलेनिया आर द एग्जांपल्स ऑफ कैलकेरिया क्लास हेक्साएक्टिनिडा। इसकी हम यहाँ ले लेते हैं। देयर आर टू वेरी गुड एग्जांपल्स, यूप्लेक्टेला एंड हाइलोडिमा। यूप्लेक्टेला हमने पढ़ा था, वीनस फ्लावर बास्केट, एंड द हाइलोडिमा इज ग्लास रॉक स्पॉन्ज। तो ये भी दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? ग्लास रॉक स्पॉन्ज एंड वीनस फ्लावर बास्केट इज द एग्जांपल ऑफ क्लास हेक्साएक्टिनिडा। Then there comes the Temel-Spongiae, very good examples. Examples are Euspongiae and our Spongilla, which is fresh water. फिर से तो ये दोनों हर एक के characteristics हमने complete किए हैं. This completes your first phylum, that is phylum Polyphera. ये complete हुआ आपका phylum Polyphera, जहाँ हमने एक नीट को लेकर और आपके एग्जाम को लेकर, जो क्लास में बोर्ड का एग्जाम आएगा उसको लेकर हमने एक एक चीज कर ली है। इससे बाहर से मोस्टली नहीं आएगा, 99% हम श्योर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट फाइलम। कल करेंगे हम सिमेंट।